आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं इकाई 2 विलयन, और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पे विलयन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो सांद्रता एवं ताप के संपूर्ण परास में, यानी कि सभी सांद्रता और सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। अनादर्श विलयन ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते और जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन हो जाता है। अब अनादर्श विलयन के लिए हम कहते हैं कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। मतलब अगर हम अनादर्श विलयन के शर्तें लिखें तो पहला शर्त यह हो जाएगा कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि PA नॉट इक्वल P नॉट A इंटू एक्स है। दूसरे घटक के लिए हम कहें PB नॉट इक्वल P नॉट B एक्स बी। अगर PA P नॉट A इंटू एक्स ए के बराबर नहीं है तो इसका मतलब PA का जो मान है वो P नॉट A और एक्स ए के मान से या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। मतलब दो स्थितियां बन रही है। PA का जो मान है वो P नॉट A और एक्स ए के मान से या तो अधिक होगा या फिर कम होगा। तो जब अधिक होता है तब उस विलयन को हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। मतलब धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए पहली शर्त क्या हो जाएगा? PA is greater than P naught A into x A. PB is greater than P naught B into x B. बराबर नहीं है ना, तो या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या हो गया? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। मतलब ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अधिक है मतलब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसका मान कम हो जाएगा मतलब ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए पहला शर्त क्या बनेगा? PA is less than P naught A into x A. PB is less than P naught B into x B. इसी प्रकार से अनादर्श विलयन का दूसरा शर्त क्या होता है? एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है। डेल H मैक्सिमम नॉट इक्वल 0। इसी प्रकार से आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। डेल V मैक्सिमम नॉट इक्वल 0। और ये हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो फिर से ये नॉट इक्वल है मतलब या तो ये ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। तो धनात्मक विचलन तब प्रदर्शित करेगा जब ग्रेटर देन होगा, यानी कि डेल H मैक्सिमम ग्रेटर देन 0। तीसरा अगर शर्त कहें डेल V मैक्सिमम ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार से ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए दूसरा शर्त हो जाएगा डेल H मैक्सिमम, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन इज लेस देन 0। तीसरा शर्त हो जाएगा डेल V मैक्सिमम, यानी कि आयतन में परिवर्तन इज लेस देन 0। अब इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले से ही कहते आया हूं, रटना नहीं है, समझना है। ऋणात्मक मतलब 0 से कम और धनात्मक मतलब 0 से अधिक। अब इसके आधार पर इनकी परिभाषा लिखना बहुत आसान है यदि आपको अनादर्श विलयन की परिभाषा समझ में आ गया है। परिभाषा कैसे बनेगा देखो।
धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन किसे कहेंगे? एक तो सिंपल सी परिभाषा ये हो जाएगा कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। सबसे सिंपल परिभाषा यही बनेगा कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उन्हें धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। अगर हमको परिभाषा यहां से बनाना है तब परिभाषा कैसे बनेगा? बहुत इजी है। देखो, ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो, यह ग्रेटर देन है ना, तो ऐसे विलयन जिनमें प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, ऐसे विलयन जिनमें प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में वृद्धि हो जाए, उसे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके कारण को भी समझेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो, ये कहां से मिल रहा है? इस पहले शर्त से। ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब, ये जो है ये राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब है, उससे अधिक हो जाए, तो ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में वृद्धि हो जाए, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वृद्धि हो जाए, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और अगर धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की परिभाषा आपको समझ में आ गई तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन किसे कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यहां से देखिए, ऐसे विलयन जिनके वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से कम हो, ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से कम हो तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कमी हो जाए, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो ये हो गया परिभाषा और शर्तें, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल। दूसरा ईथर और एसीटोन, ईथर और एसीटोन। तीसरा एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन और बेंजीन। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल की बात करें, HCl और जल का विलयन, HCl और जल का विलयन। एसीटोन और क्लोरोफार्म का विलयन, एसीटोन और क्लोरोफार्म का विलयन। तीसरा एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल और जल का विलयन, नाइट्रिक अम्ल और जल का विलयन। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की परिभाषा और शर्तें और एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया। अब कोई भी विलयन जो है राउल्ट के नियम से विचलन क्यों प्रदर्शित करता है, यानी कि कोई भी विलयन धनात्मक विचलन कब प्रदर्शित करता है और ऋणात्मक विचलन कब प्रदर्शित करता है, इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही इजी है और बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। परिभाषा आ गया समझ में। ऐसे विलयन जिनके वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो जाता है और जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे विलयनों को हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अब ये वाष्प दाब में वृद्धि क्यों होता है उसी को हमको समझना है।
एग्जाम्पल की सहायता से, जल और एल्कोहल का विलयन। तो मान लो इस पात्र में जल है, इसमें भरा हुआ है जल। जल है मतलब यहां पर H2O के बहुत सारे अणु होंगे, H2O, 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 इस प्रकार से। ये दूसरे पात्र में हम ले लेते हैं एल्कोहल, यहां ले लिए एल्कोहल। मान लो हम ले लेते हैं एथिल एल्कोहल, एथेनॉल। एथिल एल्कोहल को हम एथेनॉल भी कहते हैं। तो यहां पर C2H5OH, C2H5OH, इसी प्रकार से C2H5OH। देखो आराम से समझना है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाने के का प्रयास करूंगा। एक पात्र में हम जल ले लिए और दूसरे पात्र में हम ले लिए एथिल एल्कोहल। इससे पहले भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ चुका हूं और फिर से वही प्रश्न पूछ रहा हूं, जल और एथिल एल्कोहल में से किसका वाष्प दाब अधिक होगा? इससे पहले के लेक्चर में भी यही सवाल आपसे पूछा था। तो वाष्प दाब किस पे डिपेंड करता है? ये जो जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल है, ये जल का एक अणु हो गया, ये जल का दूसरा अणु हो गया, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उस पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से ये एथिल एल्कोहल का एक अणु हो गया और ये दूसरा अणु हो गया, इनके बीच भी आकर्षण बल रहता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि जल और एल्कोहल में से किसका वाष्प दाब अधिक होगा, तो जिनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होगा, यानी कि ये जो अणु है और इनके बीच का जो आकर्षण बल है, तो जिसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। क्यों ऐसा होगा? अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम रहेगा, दुर्बल रहेगा, तो ये आसानी से टूटेगा, और ये आसानी से टूटेगा तब क्या बनाएगा? वो वाष्प बनाएगा, और वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को ही हम कहते हैं वाष्प दाब। या फिर यहां से हम एक प्रश्न बना सकते हैं, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ भी सकता है कि जल का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल के वाष्प दाब से कम क्यों होता है? जल का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल के वाष्प दाब से कम होता है। जल का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल के वाष्प दाब से कम होता है क्यों? तो इसके आंसर में क्या लिखोगे? यहां तो ये क्लियर हो गया कि जल का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल के वाष्प दाब से कम होता है। जल का वाष्प दाब कम है ना, वाष्प दाब किसका ज्यादा है? एथिल एल्कोहल का ज्यादा है। अब एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब ज्यादा कब होगा? जब एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच पाए जाने वाला जो आकर्षण बल है वो जल के अणुओं के बीच पाए जाने वाले आकर्षण बल से कम हो। ये जो बल है, ये जो बंध है, ये दुर्बल होता है। एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच पाए जाने वाला बल जल के अणुओं के बीच पाए जाने वाले बल से दुर्बल होता है। अब ये दुर्बल है मतलब ये आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा मतलब यहां बनेगा वाष्प। तो एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब अधिक क्यों होता है जल से? क्योंकि एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच का जो बंध होता है वो दुर्बल होता है, जो आसानी से टूट जाता है। आगे समझ में ना? अब देखो होता क्या है। अगर हम जल की बात करें तो जल के अणुओं के बीच पाया जाता है प्रबल हाइड्रोजन बंध। जैसे जल का एक अणु मान लो ये हो गया H2O, दूसरा अणु इसी प्रकार से बना लेते हैं H2O। इसी प्रकार से बहुत सारे अणु बना सकते हो। मान लो ये तीसरा अणु हो गया H2O। अब ये जो पहले अणु का ऑक्सीजन है और दूसरे अणु का हाइड्रोजन है, इनके बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, इस प्रकार से।
मतलब जल के अणुओं के बीच में पाया जाता है प्रबल हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर जल के अणुओं के बीच में पाया जाता है प्रबल हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार से अगर हम एथिल एल्कोहल की बात करें तो एथिल एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध ही हो, दूसरा बंध भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लिए हैं जल और एल्कोहल, तो जल और एल्कोहल दोनों के अणुओं में पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। यहाँ भी एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। अब दोनों में हाइड्रोजन बंध है, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन बंध है ये दुर्बल होता है। अब इसका हाइड्रोजन बंध दुर्बल है, मतलब ये आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो वाष्प आसानी से बनेगा। इसीलिए एथिल एल्कोहल का जो वाष्प दाब होता है वो जल के वाष्प दाब से अधिक होता है। इतना हो गया क्लियर। अब अगर हम एथिल एल्कोहल में जल मिला करके विलयन बनाएंगे तब क्या होगा, उसको समझना है। ये एथिल एल्कोहल है, C2H5OH, 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 ये एथिल एल्कोहल है। अब इसमें हमको मिलाना है जल H2O। एथिल एल्कोहल में हम जल मिला करके विलयन बनाएंगे तब वो विलयन बनेगा धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। कैसे बनेगा उसी को यहाँ पर समझना है। ये एथिल एल्कोहल हो गया, उसमें हम मिला रहे हैं जल। तो जब हम जल मिलाएंगे एथिल एल्कोहल में तो ये जो जल का अणु है वो एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच में आ जाएगा, H2O, H2O, H2O। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, दो H2O अणुओं के बीच में क्या था, प्रबल हाइड्रोजन बंध था। अब यहाँ पर ये H2O है और ये H2O है, उसके बीच में कौन आ गया, C2H5OH आ गया। मतलब जल के दो अणुओं के बीच में एथिल एल्कोहल का अणु आ गया, तो ये जो हाइड्रोजन बंध है वो टूट जाएगा। दूसरी बात, ये एथिल एल्कोहल का एक अणु है और ये एथिल एल्कोहल का एक अणु है, उसके बीच में क्या आ गया, H2O आ गया। तो एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध था वो भी क्या होगा, टूट जाएगा। इसको और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये एथिल एल्कोहल C2H5OH एक अणु है, ये एथिल एल्कोहल का दूसरा अणु है C2H5OH। इन दोनों के बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। इस एथिल एल्कोहल में हम जैसे ही जल मिलाए, जल का अणु इन दोनों के बीच में आ गया H2O, जिससे ये हाइड्रोजन बंध टूट गया। यानी कि इन दोनों के बीच का जो आकर्षण है वो क्या हो गया, कम हो गया। या फिर ऐसा भी मान सकते हो, H2O है और ये H2O है, इनके बीच में है प्रबल हाइड्रोजन बंध, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एथिल एल्कोहल का अणु आ गया C2H5OH, जिससे यह हाइड्रोजन बंध टूट गया। मतलब हम एथिल एल्कोहल में जैसे ही H2O मिलाए, H2O में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध और एथिल एल्कोहल में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध टूट गया। अब हाइड्रोजन बंध टूट गया मतलब ये अणु फ्री हो गए, और ये अणु अगर फ्री होंगे तो ये आसानी से वाष्प बना सकते हैं। मतलब पहले की तुलना में यहाँ पर आसानी से वाष्प बनेगा, और आसानी से वाष्प बनेगा मतलब वाष्प दाब बढ़ गया कि घट गया, सिंपल सी बात है, वाष्प दाब क्या हुआ, बढ़ गया। और धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। राउल्ट के नियम के अनुसार होता तो ये वाष्प दाब बराबर होता, इनके वाष्प दाब के बराबर रहता ये, लेकिन उससे अधिक हो गया, तो ये हो गया धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अब बुक में कैसे लिखा रहता है, देखो, जल ये विलेय है और ये एथिल एल्कोहल,
विलायक है। तो अगर हम ये विलेय के अणुओं को मान लें ए, ये जल के अणुओं को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ए। तो ये ए का मतलब क्या है, जल के अणुओं के बीच पाया जाने वाला आकर्षण बल। ये विलायक है या दूसरा घटक है। दूसरा घटक अगर हम बी मान लें तो यहां पर हम कहेंगे बी आकर्षण बल। पहले घटक के लिए ए आकर्षण बल और दूसरे घटक के लिए बी आकर्षण बल। अब ये विलयन बना है, ए को हम बी में मिलाए हैं तब क्या बना है, विलयन बना है। तब उसको हम कहेंगे ए बी आकर्षण बल। ये तीनों समझ में आया। ए मतलब पहले घटक के अणुओं के बीच का आकर्षण बल, बी मतलब दूसरे घटक के अणुओं का आकर्षण बल, और ए बी मतलब दोनों घटकों के अणुओं का आकर्षण बल। ये विलयन की बात कर रहे हैं। या ऐसा भी कह सकते हो, ए को अगर हम विलेय मान लें तो ए का मतलब हो जाएगा विलेय के मध्य का आकर्षण बल। आकर्षण बल की बात कर रहे हैं ना। आकर्षण बल भी लिखा रहता है या अन्योन्य क्रिया लिखा रहता है, अन्योन्य क्रिया। तो अगर हम ए को विलेय माने हैं तो बी को हमको मानना पड़ेगा विलायक आकर्षण बल। तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का मतलब हो जाएगा विलायक आकर्षण बल। अब इसके आधार पे हम धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन को कैसे परिभाषित करते हैं। देखो, जब किसी विलयन में ए बी आकर्षण बल यानी कि विलायक आकर्षण बल ए आकर्षण बल या फिर बी आकर्षण बल से कम हो जाता है, ए बी आकर्षण बल कम हो जाता है। किससे, ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल से। तो जब ए बी आकर्षण बल कम हो जाता है तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अब अगर ये समझ में आ गया आपको तो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। उसमें क्या होगा, देखो, ये जो ए बी आकर्षण बल है, ए बी आकर्षण बल अभी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यदि किसी विलयन में ए बी आकर्षण बल ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल से अधिक हो जाए, हम ऐसा विलयन बनाते हैं जिसमें ए बी आकर्षण बल जो है अधिक हो जाता है। किससे अधिक हो जाता है, ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल से। और आकर्षण बल अधिक होगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण बल अधिक है तो ये आसानी से नहीं टूटेगा ना, और आसानी से नहीं टूटेगा मतलब वाष्प कम बनेगा, और वाष्प कम बनेगा का मतलब वाष्प दाब कम हो जाएगा। और जब वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। बहुत इजी है, बस हमको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। चलिए अब हम देखते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और इसकी परिभाषा तो पढ़ चुके हैं। ऐसे विलयन जिनके वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब से कम हो तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कमी हो जाए, तो ऐसे विलयनों को हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, या फिर ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब कोई विलयन जो है ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कब बनता है, जब किसी विलयन में ए बी आकर्षण बल मतलब विलायक आकर्षण बल अभी पढ़े हैं ना। ये आकर्षण बल जो है ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल मतलब विलेय आकर्षण बल और विलायक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, और आकर्षण बल अधिक होगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से, और एग्जाम्पल हम लिए हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। मान लो इस पात्र में एसीटोन है, इसमें है
एसीटोन। एसीटोन का सूत्र तो याद होगा, CH3COCH3। मतलब यहाँ पर एसीटोन के बहुत सारे अणु हैं। ये दूसरे पात्र में हम ले लिए क्लोरोफार्म, CHCl3। यहाँ पर क्लोरोफार्म के बहुत सारे अणु हैं और इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल है। अब वो आकर्षण बल कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आकर्षण बल है तभी ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तब विलयन बनेगा। ये क्लोरोफार्म और एसीटोन को हम मिला दिए, ये विलयन बना। इसमें क्या किया है, इसमें एसीटोन है CH3COCH3, इसके अणु है, और क्लोरोफार्म CHCl3। अब एसीटोन और क्लोरोफार्म को हम मिला करके जब विलयन बनाते हैं तो होता क्या है ये समझना। ये एसीटोन को हम ऐसा भी लिखते हैं, देखो, C⋯O CH3CH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है इसको। एसीटोन, कीटोन, ईथर, एल्डिहाइड, ये सब पढ़ना है। और वैसे भी आप 11वीं में ही पढ़े होंगे। डाई मेथिल कीटोन भी कह सकते हो, और इसका व्यापारिक नाम होता है एसीटोन। तो ये हो गया एसीटोन। अब इसमें हम क्या मिलाए हैं, क्लोरोफार्म CHCl3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये C है और कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और Cl3 जुड़ा हुआ है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, तो कार्बन के साथ 3 क्लोरीन के अणु जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन का। अब एसीटोन और क्लोरोफार्म को मिलाएंगे तब क्या होगा, देखो, इनके बीच में बन जाता है प्रबल हाइड्रोजन बंध। प्रबल हाइड्रोजन बंध बन गया। आ गया ना समझ में। यहां पर एसीटोन के अणुओं के बीच में भी कोई ना कोई बंध है, क्लोरोफार्म के अणुओं के बीच में भी कोई ना कोई बंध है, लेकिन हम दोनों को मिला रहे हैं तो दोनों के बीच क्या बन गया, प्रबल हाइड्रोजन बंध। ये एसीटोन का अणु है और ये क्लोरोफार्म का अणु है, इनके बीच में बन गया प्रबल हाइड्रोजन बंध। और ये जो बंध है वो प्रबल है, आसानी से नहीं टूटेगा। और आसानी से नहीं टूटेगा मतलब वाष्प नहीं बनेगा। वाष्प नहीं बनेगा मतलब वाष्प दाब कम होगा। और जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। आज हम देखें अनादर्श विलयन के प्रकार, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको समझना है। तो आज हम जो पढ़े हैं या इससे पहले के लेक्चर्स में हम जो पढ़े हैं उनको जानना जरूरी है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन के प्रकार, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे तो स्थिर क्वाथी मिश्रण बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।